नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल यादव आरबीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एग्रोनॉमी के बारे में, बेसिक एग्रोनॉमी या फिर एग्रोनॉमी की शुरुआत कैसे हुई, एग्रोनॉमी शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, हम इसके बारे में आज देखेंगे, अध्ययन करेंगे। तो साथियों, आज हम देखते हैं कृषि विज्ञान। पहले बात करते हैं कृषि विज्ञान या एग्रीकल्चर, ये क्या है, इसके बारे में बात करते हैं हम। तो कृषि विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें भूमि पर की जाने वाली समस्त क्रियाएं, जो फसलों उत्पादन, उद्यान विज्ञान एवं पशुपालन, वानिकी आदि का अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब, कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें भूमि पर की जाने वाली समस्त क्रियाएं, जैसे कि फसलों उत्पादन, उद्यान विज्ञान और पशुपालन आदि का अध्ययन किया जाता है। उनके बारे में पढ़ा जाता है, देखा जाता है, उनको समझा जाता है कि कैसे की जाती हैं ये क्रियाएं। तो कृषि शब्द की उत्पत्ति, जो कृषि शब्द है, इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो कृषि शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के कृष से हुई। किससे? कृषि शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की कृष धातु से हुई। किससे हुई? कृष धातु से हुई, जिसका अर्थ है, जो कृष धातु है जिसका अर्थ है जोतना या खींचना। जोतना या खींचना, जोतना मतलब आप समझते हैं खेत की जुताई करना, तो वही बात हो रहा है। कृषि का अर्थ खेती, जुताई या किसानी से है। यहाँ पे कहने का मतलब ये, जो कृषि है उसका सीधा सीधा संबंध जुताई, कृषि या फिर खेती से है। आगे हम देखते हैं, कृषि से तात्पर्य है जुताई आदि करके फसल प्राप्त करना। यानी कि कृषि शब्द खेतों पर जुताई करना, मिट्टी को पलटना, मिट्टी की जुताई करना और उसके बाद उसमें फसल को बोना, फिर फसल प्राप्त करना, यही प्रक्रिया जो है कहलाती है जुताई करके फसल प्राप्त करना, यानी कृषि कहलाती है। आगे हम बात करेंगे एग्रोनॉमी, जो कृषि की एक शाखा है एग्रोनॉमी, जिसके अंतर्गत हम भूमि का मैनेज करना, इसमें जो है हम देखते हैं कि कैसे हम अच्छे से भूमि का प्रबंधन करके अच्छी से अच्छी खेती प्राप्त कर अच्छे से अच्छी उपज प्राप्त कर सके। तो यहाँ पे देखते हैं एग्रोनॉमी शब्द ग्रीक भाषा के एग्रोस एवं नॉमस शब्दों से हुई। ये जो एग्रोनॉमी शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। एग्रोनॉमी शब्द जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है और इसके दो भागों में इसको डिवाइड करके हम देखते हैं। तो एक होता है एग्रोस एवं नोमस। एग्रोस एवं नॉमस ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है भूमि एवं प्रबंधन। एग्रोस मतलब भूमि होता है, नॉमस मतलब प्रबंधन करना, मैनेज करना होता है। अर्थात एग्रोनॉमी का शब्द शाब्दिक अर्थ भूमि प्रबंधन से है। यहाँ पे एग्रोनॉमी का समझाने का, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो एग्रोनॉमी शब्द है उसको भूमि का प्रबंधन करना, भूमि का मैनेज करना, यानी कि हम कृषि फसल उगाने के लिए, कृषि खेती करने के लिए एक प्रॉपर वे में वैज्ञानिक तरीके से खेती करना, मैनेज करना, प्रबंधन करना, उसको एक कलात्मक ढंग से या विज्ञान के माध्यम से खेती को करना, मैनेज करना। यहाँ पे हम डिफिनेशन की बात करेंगे। एग्रोनॉमी यानी शास्त्र विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें फसल उत्पादन एवं भूमि प्रबंधन के सिद्धांतों एवं व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे कह रहा है कि शास्त्र विज्ञान यानी कि एग्रोनॉमी एक कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम फसल उत्पादन, भूमि प्रबंधन के सिद्धांतों एवं व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि शास्त्र विज्ञान में हम भूमि प्रबंधन, फसल उत्पादन, इन सब के बारे में अध्ययन करते हैं। एक प्रॉपर वे में वैज्ञानिक तरीके से कैसे हम फसल उगाते हैं और अच्छी उपज प्राप्त करते हैं, इन्हीं सब के बारे में हम अध्ययन करते हैं। आगे हम देखते हैं एग्रीकल्चर यानी कृषि। कृषि शब्द जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है। कृषि शब्द लैटिन भाषा का शब्द है। ये एगर या एग्री और दूसरा जो है कल्चर, एग्रीकल्चर जो है उसको दो भागों में बांटा जाता है, एगर या एग्री और दूसरा जो है कल्चर, जिसका शाब्दिक अर्थ है भूमि पर खेती करना या कर्षण क्रियाएं करना। एग्रीकल्चर, कृषि, एग्रीकल्चर, एग्री प्लस कल्चर, जिसका मतलब है भूमि पर, जमीन पर कर्षण क्रियाएं करना, खेती करना। ठीक है, तो
आगे हम देखते हैं शास्त्र विज्ञान के स्कोप या क्षेत्र के बारे में। शास्त्र विज्ञान क्या स्कोप है, क्या क्षेत्र है, हम इसके बारे में देखते हैं शास्त्र विज्ञान का। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारा भारत जो है ये कृषि प्रधान देश है। लगभग 67% जनसंख्या हमारे देश की कृषि पर ही आधारित है, कृषि पर ही निर्भर है। तो शास्त्र विज्ञान का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। कृषि विज्ञान में देखा जाए तो जो हमारा एग्रोनॉमी यानी शास्त्र विज्ञान का क्षेत्र है, जो ये बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है। जैसे कि देश की हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्यान्न एक प्रमुख आधारभूत आवश्यकताओं में एक है। जैसे कि दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो उसके लिए हमें अधिक खाद्यान्न की भी आवश्यकता होती है। खाने के अन्न के लिए अन्न की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है। लोग बढ़ते जा रहे हैं तो उसका खाद्यान्न का जो है खपत भी बढ़ती जा रही है। तो वही हम बात कर रहे हैं कि खाद्यान्न एक प्रमुख आधारभूत आवश्यकताओं में से एक है, जिसकी पूर्ति खाद्यान्न फसलों को उगाकर की जा सकती है। भाई अब बढ़ती जनसंख्या को खाने के लिए भोजन चाहिए, तो ये भोजन तो हम भूमि से ही उगाते हैं, पैदा करते हैं। तो हमें अब देखना है कि अधिक से अधिक अच्छे से अच्छे कैसे पैदावार कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं खाद्यान्नों को उगाकर की जा सकती है। जो पहली बात हम देखते हैं खाद्यान्नों की आवश्यकता, जो स्कोप है, जो एग्रोनॉमी का क्षेत्र है, उसमें जो पहला हमारा पॉइंट है जो ध्यान देने योग्य है, ये है खाद्यान्न की उपलब्धता। क्योंकि बढ़ती जनसंख्या के लिए हमें खाद्यान्न की अधिक आवश्यकता पड़ेगी। तो देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के खाद्यान्न की पूर्ति के लिए सघन फसल पद्धति, जलवायु तथा मृदा के अनुकूल फसलों एवं उसकी प्रजातियों को उगाकर पूरी की जा सकती है। इस समस्या का समाधान विभिन्न फसलों जैसे धान, मक्का, गेहूं, ज्वार एवं दलहनी फसलों आदि को उगाकर किया जा सकता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ये खाद्यान्न फसलों की उपलब्धता के बारे में कि बढ़ती हुई जनसंख्या, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही तो हमें अधिक खाद्यान्नों की आवश्यकता हो रही, तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए। तो उसके लिए जो हमें अधिक कृषि करना चाहिए, अधिक खाद्यान्न उत्पादन के लिए हमें सघन फसल उत्पादन करना चाहिए। जो हमारी फसलें हों वो मौसम के अनुकूल होनी चाहिए, रोगरोधी, अधिक रोग ना लगे उसमें, तभी तो हम अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही बात कर रहे हैं कि जलवायु तथा मृदा के अनुकूल फसलें एवं उसकी प्रजातियाँ, जो हमारी फसलों की प्रजातियाँ हों ये हमारी मिट्टी और जलवायु के अनुकूल हो, ताकि हम अधिक से अधिक पैदावार उत्पादन प्राप्त कर सकें प्राप्त कर सकें। यहाँ पे जैसे कि हम देखते हैं अब खाद्यान्न की समस्या का एक ही मात्र निवारण है कि हम सघन पद्धति से फसल उत्पादन करें, अच्छी प्रजातियों का चयन करें, जो जिस हिसाब से हमारी मिट्टी है, जलवायु है, उसके हिसाब से हम नई नई प्रजातियों का उपयोग करें, उसकी खोज करें, ताकि हमें अधिक खाद्यान्न उत्पादन किया जा सकते। वहीं दूसरा देखते हैं हम एग्रोनॉमी में, तो दूसरा पॉइंट है वस्त्र की आपूर्ति। ये जो कृषि क्षेत्र है, इससे कृषि क्षेत्र जो एग्रोनॉमी क्षेत्र है, इससे भी हमें अधिक आवश्यकताएं हमारी जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, तो जो मेजर मुख्य है भोजन है, पानी है, वस्त्र है। तो इसमें वस्त्र की बात करेंगे तो रोटी, कपड़ा और मकान, यह मनुष्य की 3 आधारभूत आवश्यकताएं हैं। मनुष्य को जीवन जीने के लिए ये 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। तो यहाँ पे देखते हैं इनमें से वस्त्र की बात करेंगे तो वस्त्र हमारा दूसरा महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसका समाधान रेशे वाली फसलें, जूट, कपास, सनी आदि को उगाकर कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले बात करी खाद्यान्न की, कि अधिक से अधिक खाद्यान्न उगाने के लिए बात करते हैं हम कि सघन पद्धति से, मिट्टी के अनुकूल, जलवायु के अनुकूल, इन सब चीज़ों का ध्यान रख के हमें फसल उत्पादन करना चाहिए। और जो दूसरी बात है वस्त्र का जो है, वस्त्र हमें कृषि से ही प्राप्त होता है। जैसे कि सनई हो गया, ढैंचा हो गया, जूट हो गया, ढैंचा नहीं, जैसे कि सनई हो गया, जूट हो गया, रेशा हो गया, इन सब का अधिक उत्पादन करके हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार वस्त्र की प्राप्ति कर सकते हैं। और वहीं आगे हम देखते हैं बेरोजगारी की समस्या। तो जो ये हमारा कृषि क्षेत्र है, एग्रोनॉमी क्षेत्र है, शास्त्र विज्ञान क्षेत्र है, ये कहीं ना कहीं हमारे देश की अर्थव्यवस्था में काफ़ी भागीदारी रखता है। और जो बेरोजगारी की समस्या है, इसको भी इस पे भी निदान करने की काफ़ी हद तक सहायता प्रदान करता है। तो देखते हैं बेरोजगारी की समस्या।
शास्त्र विज्ञान के द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होता है। यहाँ पे कहने का मतलब जो हमारा एग्रोनॉमी यानी शास्त्र विज्ञान क्षेत्र है, इससे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमें रोजगार प्राप्त होता है। जैसे कि हम अधिक अच्छी फसलें उगाते हैं तो उन फसलों को उगा के हम ले जाके बाजार में बेचते हैं, तो उससे हमें धन की प्राप्ति होती है। तो कहीं ना कहीं ये हमारी बेरोजगारी पे ये भी एक रोजगार का एक माध्यम है कि कम से कम कुछ पैसे का अर्जन तो हो रहा है, हमें कुछ तो प्राप्त हो रहा है, तो वही है। और शास्त्र विज्ञान की क्रियाएं जैसे मजदूरी, खेतीहारी, कृषि आदि में लगे हुए परोक्ष रूप से जो कृषि पर आधारित उद्योग धंधे हैं, जैसे लोहार, बढ़ई, कृषि उपज के व्यापारी आदि। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि परोक्ष रूप से देखा जाए तो जैसे कि कृषि के क्षेत्र में बहुत सारे काम हैं, जैसे लोहार हो गया, व्यापारी हो गया, बढ़ई हो गया, ये सब कृषि से संबंधित हैं। तो लोगों की आवश्यकता पड़ती है अनेक चीज़ों की, तो लोग ये सब भी एक रोजगार के माध्यम है जिससे रोजगार लोगों को प्राप्त होता है। अब कृषि उपज के व्यापारी, जो व्यापारी होते हैं जो हमारी फसलों को खरीदते हैं, यहाँ पे उनकी बात की जा रही है। वहीं अगला जो पॉइंट है जीवन स्तर में वृद्धि, कि एग्रोनॉमी यानी कृषि शास्त्र विज्ञान से जीवन में वृद्धि या जीवन में क्या बदलाव आते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं फसल उत्पादन द्वारा मनुष्यों की आय में वृद्धि होती है, जिसके कारण उनके रहन सहन का स्तर भी बढ़ता है। जब अच्छी और अधिक फसल प्राप्त होगी हमें, तो पहले तो किसान अपने खाने के लिए फसल को रखेगा कि पूरे साल भर के लिए हम फसल को इकट्ठा अपना रखते हैं, फिर वो और बची हुई फसल को उत्पादन जो उसका अधिक आवश्यकता से अधिक जब उत्पादन होता है तो वो बाज़ार में बेचता है। तो जब बाज़ार में फसल को बेचता है तो उससे उसको धन की प्राप्ति होती है, आय की प्राप्ति होती है। तो वो उस आय से, धन से जो भी है अपनी आवश्यकताओं और भी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, अपने रहन सहन के स्तर को बदल सकता है। तो यहाँ पे उसी की बात कर रहे हैं कि उनके रहन सहन का स्तर भी बढ़ता है। जब उनको आय की प्राप्ति होगी तो वो अपनी सुविधा अनुसार अनेक चीज़ों का चयन करेंगे, उसको उपयोग में लाएंगे। आगे हम देखते हैं राष्ट्रीय आय में वृद्धि। जो हमारा एग्रोनॉमी क्षेत्र है या शास्त्र विज्ञान है, ये एक इसका बड़ा हिस्सा हमारे राष्ट्रीय आय में भी योगदान देता है। देखते हैं शास्त्र विज्ञान के अंतर्गत विभिन्न व्यावसायिक फसलों जैसे चाय, कॉफ़ी, रबर, तंबाकू, मसाले, कपास एवं जूट इत्यादि का उत्पादन किया जाता है। इसे विदेशों में निर्यात करने पर विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। तो हम जो कृषि क्षेत्र का जो एग्रोनॉमी यानी शास्त्र विज्ञान का क्षेत्र जो है वो हमारी आय में कैसे वृद्धि करता है, हम इस पे बात करते हैं। कैसे हमारा संयोग करता है हमारी राष्ट्रीय आय को बढ़ाने में। तो जैसे कि हम जूट हो गया, जूट हो गया, रबर हो गया, चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, कपास हो गया, इन सब चीज़ों का उत्पादन करते हैं, इसे विदेशों में बेचते हैं। तो जो विदेश से हमें मुद्रा प्राप्त होती है, पैसे प्राप्त होते हैं, वो कहीं ना कहीं सीधा हमारे देश की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान देते हैं, एक बड़ा हिस्सा साथ देते हैं, योगदान देते हैं। तो यहाँ पे राष्ट्रीय आय का मतलब वही होता है। आगे हम देखते हैं कृषि विज्ञान एग्रोनॉमी क्षेत्र की जो कुछ महत्वपूर्ण टर्मोलॉजी, कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं जिनका अक्सर यूज़ करते हैं, देखा जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं फसल चक्र। ये फसल चक्र क्या होता है, बार बार इसका जिक्र होता है। जैसे जैसे हम आगे की कक्षाओं में जाएंगे, पढ़ेंगे, तो फसल चक्र या क्रॉपिंग रोटेशन, क्रॉप रोटेशन, ये क्या है हम इसको जानने की कोशिश करते हैं समझ। जैसे कि एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों को हेर फेर करके बोना। यहाँ पे कहने का मतलब है कि एक ही खेत में, हमारी एक ही लैंड है, एक ही ज़मीन है, तो उसमें दो फसलों को अदल बदल के बोना। जैसे कि एक फसल हमने बो दी, ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट दूसरी फसल वही बार बार आगे पीछे करके बोना, ये क्रॉप रोटेशन या फसल चक्र कहलाता है। चक्र का मतलब कि जैसे कोई चीज़ होती है, चक्र मतलब गोला सा चलता रहता है। तो यहाँ पे रोटेशन की बात हो रही है, फसल चक्र की बात हो रही है फसल के केस में। तो फसल का मतलब ये होता है कि एक फसल लिया, फिर दूसरी फसल लिया, फिर नेक्स्ट वही फसल लिया, फिर वही, तो ये होता है क्रॉप रोटेशन। आगे हम देखते हैं अंतराशासन। ये भी शब्द अब जैसे जैसे हम आगे अपने सिलेबस पे बढ़ेंगे तो अनेक ऐसे शब्द आएंगे जिनको हमें समझने की बहुत आवश्यकता पड़ेगी कि ये शब्द क्या होते हैं, इनका मतलब क्या होता है।
आगे देखते हैं हम अंतराशासन, इंटरक्रॉपिंग। ये होता है दो या दो से अधिक फसलों को अलग अलग पंक्तियों में बोना। क्या? दो या दो से अधिक फसलों को अलग अलग पंक्तियों में बोना, ये कहलाता है अंतराशासन। जैसे कि हमने दो फसल ले ली एक ही साथ अलग अलग पंक्तियों में, जैसे कि हमने यहाँ पे, आप मान के चलो यहाँ पे एक फसल लगा दी, ठीक है, यहाँ पे हमने एक फसल लगा दी, एक मिनट, यहाँ पे एक फसल लगाई एक पंक्ति में, ठीक है, फिर आगे दूसरी पंक्ति बनाई, यहाँ पे दूसरी फसल लगा दी। तो ये अंतराशासन का मतलब होता है पहले एक लाइन में एक फसल, फिर दूसरी फसल, फिर नेक्स्ट लाइन में वही पहली फसल, फिर दूसरी फसल, ऐसे करके क्रम तरीके से फसल को उगाना, ये अंतराशासन कहलाता है। कि एक साथ दो या दो से अधिक फसलों को लाइन टू लाइन अलग अलग लाइन में उगाना अंतराशासन कहलाता है या इंटरक्रॉपिंग कहलाता है। अगला जो हमारा है मिश्रित फसल, क्या है? मिक्सेड क्रॉपिंग। यहाँ पे ध्यान देना, मिक्सेड क्रॉपिंग और मिश्रित खेती और मिश्रित फसल, ये अधिक कन्फ्यूजन, थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे हम। दो या दो से अधिक फसलों के बीजों को मिलाकर बोना मिश्रित फसल क्या कहलाता है? हम बात कर रहे हैं दो या दो से अधिक फसलों के बीजों को मिलाकर बोना, दो या दो से अधिक फसलों के बीजों को मिलाकर बोना। जैसे कि हम कोई खेती करने जा रहे हैं, कोई फसल बोने जा रहे हैं, तो उसमें दो या दो से अधिक जो बीज हैं, फसल के बीज हैं, उनको मिक्स करना, फिर अपने खेत में डालना, ये होती है मिश्रित खेती, मिश्रित फसल कहलाता है इस क्रिया। अब वही देखते हैं मिश्रित खेती यानी मिक्सेड फार्मिंग। ये क्या है मिक्सेड फार्मिंग? तो मिक्सेड फार्मिंग का मतलब फसलों के साथ पशुपालन, बगानी, मुर्गी पालन इत्यादि करना। यहाँ पे अगर हम कोई पूछे कि मिश्रित खेती क्या है, तो मिश्रित खेती है कि एक साथ खेती के साथ साथ फसल उगाना, मुर्गी खेती के साथ साथ जैसे कि फसल उगाना, मुर्गी पालन करना, ठीक है, पशुपालन करना, बागानी करना, ये सब हमारे मिश्रित खेती के अंतर्गत आते हैं। कि हमने खेती भी करी, उसी के साथ पशुओं को भी पाल के रखा है, बागानी लगाना, बाग जिससे फल प्राप्त होते हैं, तो ये आय के स्रोत भी होते हैं। हमें इनसे एक साथ ही आय प्राप्त होती रहती है, आय का रोटेशन बना रहता है कि फसल कुछ इनकम फसल से प्राप्त हुई, कुछ पशुओं से प्राप्त हुई, उनके दूधों से प्राप्त हुई, कुछ जो है हमारे बागानी फसलों से बागों से प्राप्त हुई। तो ये है मिश्रित फार्मिंग। आगे हम देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट है मोनोक्रॉपिंग। क्या है? नेक्स्ट है मोनोक्रॉपिंग। ये क्या होता है मोनोक्रॉपिंग? अजीब सा लग रहा है ना मोनोक्रॉपिंग। तो एक निश्चित क्षेत्र में बार बार एक ही फसल की बुआई करना, मोनोक्रॉपिंग। कोई एक पार्टिकुलर एक जगह है तो उसमें वहाँ पे एक फसल को बार बार फसल डाली, बीज लगाया, बीज को खेत में डाला, उसके बाद फिर काटा, फसल प्राप्त किया, फिर नेक्स्ट उसी को बीज को लगा दिए। तो बार बार एक ही क्षेत्र में फसलों को उगाना मोनोक्रॉपिंग कहलाता है। क्या? मोनोक्रॉपिंग कहलाता है निश्चित क्षेत्र में। वही बात करेंगे शुद्ध फसल यानी सोल क्रॉप। ये क्या होती है भाई? ये बड़ी विडंबना, शुद्ध फसल, सोल क्रॉप। तो यहाँ पे देखते हैं शुद्ध फसल या सोल क्रॉप का मतलब होता है कि एक ही फसल को, सिर्फ एक ही फसल को बोना, खेती में एक ही फसल की बुआई करना। शुद्ध फसल का मतलब जैसे कि हमने गेहूं की बुआई करी तो सिर्फ गेहूं, न कि उसमें रई, सरसों, मटर। आप देखते हैं ना कि लोग एक फसल के साथ, जैसे आलू हो गई, आलू के साथ मटर, सरसों भी डाल देते हैं किसान। तो यहाँ पे शुद्ध फसल का मतलब एक ही फसल, ओनली आलू, तो ओनली आलू की ही फसल खेती करनी है, एक ही। यहाँ पे शुद्ध फसल, ये शुद्ध फसल का मतलब ये होता है। आगे हम देखते हैं अविराम खेती। ये अविराम खेती कैसी बला है भाई? तो अविराम खेती का मतलब रिले क्रॉपिंग, इंग्लिश में बोलते हैं रिले क्रॉपिंग। अविराम मतलब विराम, रुक जाना, ठीक है। तो फसलों की कटाई से पहले दूसरी फसल की बुआई करना। जैसे विराम का मतलब होता है रुक जाना, अविराम का मतलब होता है भाई रुकना नहीं है, चलते रहना है। यानी कि एक फसल की कटाई करना, फिर रुक जाना, फिर दूसरी फसल देना। तो यहाँ पे जो है अविराम खेती का मतलब कि भाई साहब एक फसल की कटाई से पहले पहले हमें खेत में दूसरी फसल डाल देनी है, ताकि ये फसल काटते समय, कटाई के बाद हमारा टाइम ना लॉस हो और दूसरी फसल हमारा उगना शुरू हो जाए उसका। यही होता है अविराम खेती की एक फसल, खड़ी फसल है हमारे खेत में लगी हुई,
अब जब वो पकने के अवस्था पे आ गई, कटाई की अवस्था पे आ गई, तो हमने दूसरी फसल उसी खड़ी फसल में डाल दिया। फिर पहली फसल जो हमारी पकी हुई फसल है इसकी कटाई कर लेना, फिर बिना रुके हुए हमारी दूसरी फसल भी ग्रो करना शुरू हो जाएगी। तो ये अविराम मतलब कि बिना रुके हुए। ठीक है, आगे जो हम देखते हैं ये है ले फार्मिंग। ले फार्मिंग क्या होता है? ले है फार्मिंग, ठीक है, फसलों के साथ घासों की खेती करना, ले फार्मिंग, यानी कि एक साथ फसल भी प्राप्त करना और घास को भी प्राप्त करना, यानी खुद के खाने के लिए व्यवस्था करना, साथ साथ पशुओं के खाने की भी व्यवस्था करना। ये प्रक्रिया ले फार्मिंग कहलाती है कि फसल उत्पादन के साथ साथ खेती के साथ साथ घासों की भी खेती करना। आगे है एरेबल क्रॉप। ये कैसी बला है भाई? एरेबल क्रॉप वह फसल जिसके लिए भू परिष्करण आवश्यक होता है, जैसे कि आलू, गन्ना, मक्का। एरेबल क्रॉप, भू परिष्करण। ये क्या है? भू परिष्करण शब्द। तो भू परिष्करण शब्द वो है कि जैसे कि हम कोई फसल उगाते हैं तो जो जुताई करते हैं खेत की, वही होता है भू परिष्करण। मिट्टी की संरचना को बदलना, जुताई करना। तो जब जुताई करेंगे तो मिट्टी हमारी पलट जाती है, ऊपर से नीचे हो जाती है, मिट्टी की संरचनाओं में बदलाव आ जाता है, तो वही है भू परिष्करण। तो यहाँ पे एरेबल क्रॉप का मतलब ये होता है कि भू परिष्करण वह फसल जिसके लिए भू परिष्करण आवश्यक होता है, जैसे कि आलू, गन्ना, मक्का आदि। जैसे कि हम आलू की खेती करने जा रहे हैं, आलू की फसल लगाने जा रहे हैं, आलू को लगाने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें खेत की अच्छी से तैयारी करनी पड़ती है ना, अच्छी जुताई करनी पड़ती है, मिट्टी को एकदम हल्का कर लिया जाता है। तो वही बात कर रहे हैं कि एरेबल क्रॉप का मतलब यही होता है कि मिट्टी की संरचना को बदलना, खेत की अच्छी से जुताई करना। जैसे कि आलू की फसल लेने से पहले हम देखते हैं कि अपने खेतों की अच्छी से जुताई करते हैं। वहीं आलू हो गया, मक्का हो गया, गन्ना होगा, ये ऐसी फसलें हैं जिनको अच्छी जुताई की आवश्यकता होती है, उसे एरेबल क्रॉप कहते हैं। बात करेंगे पूरक क्रॉप, ये कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स। ये क्या होता है? तो ऐसी फसलें जो एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाने वाली फसलें। पूरक फसलें। ये पूरक फसलें क्या होती हैं? पूरक मतलब एक दूसरे को संयोग करते हुए आगे बढ़ना। ज़रूरत, पूरक यानी कि एक को कुछ ज़रूरत है तो दूसरे के द्वारा कुछ उसको सहायता प्रदान होना। यहीं पे कहने का मतलब एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाने वाली फसलें पूरक फसल कहलाती हैं। उदाहरण देखते हैं जैसे ज्वार और लोबिया। तो ये जो फसलें होती हैं एक दूसरे को अपना जीवन चक्र बढ़ाने के लिए एक दूसरे को फ़ायदा करती हैं, एक दूसरे को सहयोग प्रदान करती हैं, पूरक फसलें कहलाती हैं। आगे नेक्स्ट जो हमारा है नर्स फसलें। ये क्या होता है भाई? नर्स फसलें। अभी तो नर्स हमने सुना था, नर्स, डॉक्टर्स, तो इन फसलों में भी नर्स फसलें होती हैं। जी हाँ, होती हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे फसलों की शुरुआती अवस्था में मदद करने वाली फसलें। फसलों की शुरुआती अवस्था में यानी कि जो उनको जर्मिनेशन टाइम होता है उस टाइम पे उनको सहायता प्रदान करने वाली। जैसे कि व्यक्ति बीमार होता है तो उसको डॉक्टर, नर्स की ज़रूरत होती है। तो कुछ ऐसी फसलें होती हैं कि उनको भी सर्वाइव करने के लिए एक दूसरे की आवश्यकता होती है, तो इसी को बोलते हैं नर्स फसलें। अब कौन सी होती हैं, क्या होता है, इस पर ध्यान देते हैं। तो फसलों की शुरुआती अवस्था में मदद करने वाली फसलें जो है नर्स फसल कहलाती हैं, नर्स क्रॉप। जैसे मटर में मस्टर्ड, ठीक है, राई या ज्वार में। कहने का मतलब जैसे हमने मटर, सरसों के साथ मटर, ठीक है, तो यहाँ पे नर्स मतलब एक दूसरे को सहयोग करना। राई का पौधा सीधा सीधा, सरसों का पौधा सीधा लंबा होता है, मटर उसका वो जो तना होता है, स्टेम होता है, वो तो फैलता रहता है इधर उधर। तो मस्टर्ड के साथ मटर को सहयोग प्राप्त होता है अपना जीवन चक्र बढ़ने में, जीवन की वृद्धि करने में, अपना वृद्धि करने में, बढ़ने में। राई की, जैसे कि ये राई का पौधा हो गया, ये हमारा लैंड एरिया हो गया, तो यहाँ पे जो मटर होती है उनको कहीं ना कहीं इससे सहायता प्रदान होती है बढ़ने के लिए। तो यहाँ पे वही बात कर रहे हैं कि नर्स क्रॉप मटर में मस्टर्ड। आगे हम देखते हैं फंदा क्रॉप, ट्रैप क्रॉप। ये ट्रैप क्रॉप क्या है भाई? फंदा, जैसे कि फांसी का फंदा। यहाँ पे देखते हैं हम ट्रैप क्रॉप। तो यह फसल जो मुख्य फसलों के कीटों को अपनी ओर आकर्षित करती है। लो भाई, ये क्या हो गया? यहाँ पे तो फंसाने के लिए नहीं, फंदा ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कीटों को हम फंसाते हैं। जो हमारी मुख्य फसल होती है हम उसको अपने बीच लैंड में, जैसे अभी थोड़ा यहाँ इधर देखते हैं, ध्यान देते हैं,
ये हमारा खेत हो गया, ठीक है। तो हमारी मुख्य फसलें लगा दिया मैंने, कोई भी फसल मुख्य फसलें लगा दी मेन पूरे एरिया में, और कुछ फसलें खेतों के किनारे पे लगा दी है, एकदम किनारे किनारे पे, ठीक है। और उसके बाद अपनी मेजर क्रॉप, 1 मिनट थोड़ा सा सही से बनाते हैं हम। ये देखिए, ये हमारा खेत हो गया, मान लीजिए थोड़ा सा। तो ये जो एरिया है, किनारे एरिया, खेत में कोई ऐसी फसल लगा देते हैं, ये हमारा मेजर फसल हो गई, मेन मुख्य क्रॉप हो गई। तो ये जो किनारे पे लगाते हैं, खेतों को चारों ओर लगाते हैं, जो कीट होते हैं हमारी मुख्य फसलों पे ना अटैक करके, ये जो हमारी खेतों के चारों ओर मेड़ों के पास फसलें लगाते हैं, इन्हीं पे आके रह जाते हैं, तो हमारे मेजर फसल तक नहीं पहुंच पाती हैं। इसी प्रक्रिया को ट्रैप क्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? फंदा, यानी ट्रैप, फंसाना, आगे ही कीटों को फंसा लेना, वो बीच में आगे ही अपनी ओर आकर्षित कर लेना। कुछ फसलें ऐसी होती है जो कीटों को अपने पास आकर्षित कर लेंगी और फिर आपके मेजर क्रॉप तक उनको जाने ही नहीं देंगी। तो ये कहलाता है ट्रैप क्रॉप या फंदा क्रॉप। आई होप ये समझ आया होगा आप लोगों को। तो खेत के लगभग 5% भाग में फंदा फसल लगानी चाहिए। जैसे कि हमने खेती करनी है, तो अपने खेतों के चारों ओर मेड़ों के पास फंदा फसल कम से कम 5% लगानी चाहिए, ताकि ये कीटों को अपनी ओर आकर्षित कर सके और जो ये कीट होते हैं हमारी मुख्य फसल तक बिल्कुल ना पहुंच पाए। वहीं आगे हम देखते हैं, ट्रैप क्रॉप हो गया, फंदा फसलें समझ आ गई क्या हैं, फंदा फसलें कैसी हैं, ट्रैप क्रॉप। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये क्लास आप लोग को पसंद आई होगी। आगे हम कोशिश करेंगे और अच्छी से अच्छी क्लास, अच्छी से अच्छी चीज़ें आप लोगों के बीच लाएं, ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।